नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम हमारी चौथी पुस्तक को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे इस सीरीज की तीसरी क्लास कवर करेंगे जो हिमांशु कफलटिया जी की पुस्तक है अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ उत्तराखंड। इस पूरी पुस्तक को एमसीक्यू के रूप में हम कवर कर रहे हैं। 2 क्लासेस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज वहीं से आगे चलेंगे जहां पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। अगर आपने पिछली 2 क्लासेस को और उससे पहले जो हमारी 3 क्लासेस हैं जिनमें से 2 पुस्तकें हम खत्म कर चुके हैं, तीसरी में हम कंटिन्यू अभी कर रहे हैं धामी जी की पुस्तक, उसको आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, केदार खंड और मानस खंड को विभाजित करने वाला क्षेत्र या पर्वत कौन सा है? तो देखिए, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जो हमारा एक पुराण है स्कंद पुराण, स्कंद पुराण में यहाँ के 2 क्षेत्रों का उल्लेख है। एक है केदार खंड और एक है मानस खंड। केदार खंड यानी आज का गढ़वाल, मानस खंड यानी आज का कुमाऊं। इन दोनों का जो विभाजन क्षेत्र है या विभाजककारी पर्वत है उसे हम कहते हैं बधान पर्वत। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मानस खंड किसके लिए आया है? कुमाऊं के लिए। ऐसे ही केदार खंड जो है वो गढ़वाल के लिए आया है। इन्हीं दोनों को मिलाकर के इस इलाके का जो संयुक्त नाम था वो ब्रह्मपुर था, खस देश था। इसको भी याद करना है। बौद्ध साहित्यों में इस इलाके के लिए यानी उत्तराखंड वाले इलाके के लिए हिमवंत शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, अगला, महाभारत काल में गढ़वाल श्रीनगर के शासक कौन थे जिन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध किया था? तो गढ़वाल श्रीनगर यानी सुबाहुपुर की बात कर रहा है। तो महाभारत के काल में सुबाहुपुर का जो राजा था, यहां पर पुलिंद राजा का शासन था। पुलिंद राजा था राजा सुबाहु। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। पुलिंद इसे लिखा गया है, हालांकि कुछ विद्वान इसे कुड़िंद मानते हैं। तो पुलिंद या कुड़िंद एक ही था। ठीक है, तो यहां पे उस समय किसका शासन था? सुबाहु का शासन था। और इस सुबाहु ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। इसको आपने याद करना है। ठीक है, कहा जाता है कि इस इलाके से यानी जो उत्तराखंड वाला इलाका है, खासकर गढ़वाल वाला इलाका, महाभारत से इसका काफी घनिष्ठ संबंध था। यहीं पर हमारी जो व्यास गुफा है, वहीं पर जो वेद व्यास थे उन्होंने महाभारत की रचना करी थी। चमोली में पड़ती है व्यास गुफा। पांडवों को जब 13 वर्ष का वनवास मिला था तो अपने 12 साल उन्होंने यहीं पर बिताए थे ज्यादातर समय। इसके अलावा दुर्योधन के द्वारा जब पांडवों के लिए लाक्षागृह बनवाया गया था, वो भी लाखा मंडल के इलाके में था, ऐसा भी माना जाता है। ठीक है, महाभारत को जीतने के बाद जब पांडवों ने राज त्याग किया, संन्यास को ग्रहण किया, तो कहा जाता है वो इसी क्षेत्र में आए थे और उत्तरकाशी में जो स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर है वहीं से वे स्वर्ग की ओर गए थे। ठीक है, महाभारत काल में उस समय यहाँ के 3 इंपॉर्टेंट जो शासक थे या साम्राज्य थे उनकी बात कही गई है। उस समय एक साम्राज्य यहाँ पे नाग साम्राज्य था, जिसकी राजधानी जो है वो गंगा द्वार थी, यानी कि आज का हरिद्वार। उन्हीं की जो पुत्री थी उलूपी, उसका विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। दूसरा जो साम्राज्य था वो कुड़िंद साम्राज्य था, जिनकी राजधानी सुबाहुपुर थी, जहां का राजा यह राजा सुबाहु था, जिसने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा। और तीसरा राज्य जो है वो उत्तर कुरु शब्द यहां पर आया है। तीसरा राज्य यह कुरु गणराज्य का ही हिस्सा था और हस्तिनापुर के अधीन आता था महाभारत काल में। ठीक है, कर्ण आश्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन आपने बताना है। यहां पर राजा दुष्यंत और शकुंतला के बीच प्रेम संबंध विकसित हुआ था, क्या यह सही है? तो कर्ण आश्रम जो है, देखिए हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में यह बताया गया है कि उस समय इस क्षेत्र के अंदर, गढ़वाल के अंदर 2 इंपॉर्टेंट शिक्षा के पीठ थे, यानी उस समय के विश्वविद्यालय आप कह लीजिए या शिक्षा के केंद्र कह लीजिए। एक था कर्ण आश्रम और एक था बद्रिका आश्रम। यह जो कर्ण आश्रम है कोटद्वार के नजदीक मालिनी नदी के तट पर है। यह प्रसिद्ध है। यहीं पर राजा दुष्यंत और शकुंतला के बीच प्रेम संबंध विकसित हुए थे। यहीं पर जो राजा भरत थे, जिनके नाम पर आगे चलकर भारत देश का नाम पड़ा, वो भी यहीं पर उनका जन्म हुआ था, इसी कर्ण आश्रम में। वही हमारा अगला फैक्ट है कि चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म यहीं पर हुआ था। बिल्कुल सही है। यह प्राचीन काल के 2 प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक था। बिल्कुल सही है। दूसरा कौन सा था? बद्रिका आश्रम। ठीक है, यहां पर पूछा है कौन सा सही है। हमारे तीनों कथन सही होंगे। सुमेलित करना है।
विभिन्न विद्वानों ने उत्तराखंड को जो नाम दिए हैं तो किस ने क्या नाम दिया है वो आपने बताना है। रामायण में वाल्मीकि के द्वारा उत्तराखंड के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्या कहा गया है उत्तराखंड के लिए? उत्तर कौशल कहा गया है। तो पहले का हो जाएगा 2। वेद व्यास ने महाभारत में इस इलाके के लिए क्या कहा है? उत्तर कुरु शब्द का इस्तेमाल किया है। दूसरे का होगा 1। पाणिनि और कौटिल्य जैसे विद्वानों ने अपने जो लेख हैं इनके उसमें क्या शब्द कहा है? तो इसमें उत्तरापति कहा है, यानी तीसरे का होगा 3। तो 2, 1, 3 हमारा आंसर है जो ऑप्शन ए में है। ठीक है। इसके अलावा अलग अलग उपनिषदों में इसे पांचाल कहा गया है। इसके अलावा किरातों के नाम पर इस क्षेत्र को किरात मंडल भी कहते थे। खस जब यहाँ पे ज्यादा थे तो खस देश इसको कहा गया। ऐसे ही अलग अलग नाम से इसे जाना जाता था। लाखा मंडल का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो देखिए लाखा मंडल क्यों ज्यादा ऐतिहासिक रूप से जाना जाता है? यहां पर वेद व्यास ने महाभारत लिखी गलत है, चमोली में व्यास गुफा में लिखी। यहां दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह बनवाया था, यह बिल्कुल सही है। इसी को लेकर माना जाता है कि जो लाक्षागृह दुर्योधन ने बनाया था, लाख का जो मकान था वो यही लाखा मंडल में बनाया था, तो ये सही है। यहां राजा भरत का जन्म हुआ, गलत है। राजा भरत का जन्म कर्ण आश्रम में हुआ था। यह नाग राज्य की राजधानी थी। नाग राज्य की राजधानी गंगा द्वार यानी हरिद्वार थी महाभारत काल के। ठीक है। बाद में नाग राज्य दूसरा आएगा, वो अलग वाला राज्य है, गणपति नाग वाला। ये महाभारत काल का नाग राज्य है जिसकी राजधानी गंगा द्वार थी, जहां पर जो उलूपी थी राजकुमारी जहां की, उसका विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। महाभारत में वर्णित नाग राज्य की राजधानी कहां पर थी? तो महाभारत में हमने देखा कि उस समय के 3 राज्यों की यहां पे बात की गई है, कुड़िंद राज्य, नाग राज्य और उत्तर कुरु के बारे में। नाग राज्य जो राजधानी थी यह गंगा द्वार थी इसकी। उस समय जो यहाँ के राजा थे उनका नाम कौरव्य था। इन्हीं कौरव्य की पुत्री थी उलूपी, जिनका विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। ठीक है। कुड़िंद वंश की इतिहास को जानने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? अब हम कुड़िंद डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, कुड़िंद वंश के बारे में बात करेंगे। कुड़िंद वंश के इतिहास को जानने का जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो इनके सिक्के हैं। इनके सिक्के ब्रॉन्ज और सिल्वर दोनों में हमें मिले हैं, यानी चांदी और कांस्य दोनों के सिक्के हमें इनके मिले हैं। सिक्के ही इनकी जानकारी के इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। ठीक है। कुड़िंदों की बात करें, कुड़िंदों का उल्लेख महाभारत में भी आया है। जैसे मैंने आपको कहा जो 3 वंश उसमें बताए गए उनमें से कुड़िंद भी थे। इसके अलावा महाभारत के अलग अलग पर्वों में इनका उल्लेख है। सभा पर्व में, आरण्यक पर्व में, भीष्म पर्व में कुड़िंदों का वर्णन मिलता है। अगला, कुड़िंद शासक अमोघ भूति के सिक्कों की मुख्य विशेषता क्या है? हमने देखा कि कुड़िंदों की जानकारी का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? इनके सिक्के। इनके सिक्के हमें 3 कैटेगरी में मिले हैं, 3 टाइप के सिक्के मिले हैं। एक टाइप के सिक्कों को कहते हैं अमोघ भूति प्रकार, दूसरे को कहते हैं अल्मोड़ा प्रकार, तीसरे को कहते हैं छत्रेश्वर प्रकार। जो अमोघ भूति प्रकार के सिक्के हैं उनकी विशेषता क्या है? ये केवल चांदी के बने हैं, गलत हो जाएगा। अमोघ भूति के जो सिक्के हैं, अमोघ भूति इस वंश का सबसे महान राजा था। अमोघ भूति के सिक्के चांदी के नहीं थे, सिर्फ चांदी के नहीं थे, इसके सिक्के तांबा और चांदी दोनों के बने होते थे। ठीक है। ये इस वंश का सबसे महान राजा था। ये ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियों में लिखे गए थे, ये इसकी विशेषता है। एक पेपर में सवाल आया था कि कुड़िंदों में अमोघ भूति प्रकार के सिक्के किस लिपि में गए थे? एक लिपि थे, द्विलिपियां थे, तो ये द्विलिपियां थे, 2 लिपियों का इस्तेमाल हुआ है इनमें, ब्राह्मी का भी और खरोष्टी का भी। जो बाकी के 2 प्रकार है, चाहे वो अल्मोड़ा प्रकार हो चाहे वो छत्रेश्वर प्रकार, उसमें केवल ब्रह्म लिपि का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। कुड़िंद राज्य को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया था? देखिए कुड़िंद राज्य को, कुड़िंद साम्राज्य को मुख्य रूप से 6 भागों में, 6 इकाइयों में बांटा गया है। इनके नाम भी यहां पर दिए गए हैं। ये 6 भाग कौन कौन से हैं? एक है तमस, इसके अलावा कुलकूट, तंगन, भारद्वाज, रंककुम और अमय। ये 6 भाग बताए गए हैं कुड़िंद साम्राज्य के। ठीक है। 6 भागों में इनका राज्य बटा हुआ था, तमस, कुलकूट, तंगन, भारद्वाज, रंकुम और अमय। ठीक है। उत्तराखंड के किन स्थानों से कुषाण कालीन सिक्कों के अवशेष बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं? तो देखिए कुषाण काल के जो सिक्के हैं ये हमें कहां से मिले हैं? कुड़िंदों के बाद यहाँ के मैदानी इलाकों पे जो शुंग शासक थे उनका अधिकार हुआ, बाद में कुषाणों ने यहाँ पे अधिकार किया।
सिताराई और शिवालिक वाले इलाके पे कुषाणों ने अधिकार किया। कुषाणों के सिक्के हमें इस इलाके से काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, खासकर वीरभद्र यानी ऋषिकेश, मूरध्वज यानी कोटद्वार के आसपास और गौविशाण यानी काशीपुर। इन सभी जगहों से हमें कुषाणों के सिक्के मिले हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। कुषाणों का जो राज्य था वह पहली शताब्दी से लेकर लगभग तीसरी शताब्दी तक यहाँ पर रहा। यौधेय वंश का शासन मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर था? कुषाणों के बाद या कुषाणों के ही समकालीन कुछ यहाँ पे वंश स्थापित हुए, जिसमें एक वंश था यौधेय वंश। कुषाणों को कुचलने में इनकी सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका रही थी। जैसे मैंने आपको कहा कि मैदानी इलाकों में कुषाण आ गए थे, तो पर्वतीय इलाकों में अभी भी कुड़िंद लोग ही शासन कर रहे थे। उत्तराखंड के जो मैदानी इलाका है वहां पर कुषाण थे। कुषाणों के अंतकाल में यौधेय शासकों का उदय होता है। कुषाणों के दमन करने में इस वंश का सबसे इंपॉर्टेंट योगदान था। ये जो यौधेय शासक थे, इनका जो साम्राज्य था वो कांगड़ा, शिमला, जौनसार, भाबर, कालो डांडा और सहारनपुर तक विस्तारित था। इन सारे इलाकों में ये फैले हुए थे। तीसरी से चौथी शताब्दी के मध्य में इन्होंने शासन किया था। ठीक है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो देखिए, समुद्रगुप्त गुप्त काल में भी यहाँ पर जो कुड़िंद राजा थे वो मौजूद थे, लेकिन उनको कहा जाता था पर्वतीय कुड़िंद। कुषाणों के बाद भी ये अस्तित्व में रहे, पहाड़ी इलाकों में शासन करते रहे। जो गुप्त काल जब आता है तो गुप्त काल में जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख है, इसमें उत्तराखंड के लिए कृतपुर राज्य या कृतपुर शब्द का इस्तेमाल किया गया है और माना जाता है इस कृतपुर राज्य के संस्थापक भी कुड़िंद लोग ही थे। कुड़िंदों की ही किसी शाखा ने इस वंश को या इस राज्य को स्थापित किया था जो गुप्त काल में चलता था। इसी को आज का कुमाऊं गढ़वाल माना जाता है। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में इस इलाके को क्या कहा गया है? उत्तराखंड के लिए क्या कहा गया है? कृतपुर कहा गया है। ठीक है, जिसमें आज का गढ़वाल, कुमाऊं और कुछ हिस्सा रोहिलखंड का शामिल था। ठीक है। वर्षगंगा गोत्रीय वंश की राजधानी कहां पर थी? जैसे मैंने आपको कहा कि कुषाणों का जब अंत होने शुरू हुआ तो यौधेय वंश का उदय हुआ। कुषाणों को कुचलने में यौधेय शासकों की सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका थी। उसी समय कुछ वंश और यहाँ पर बने, जैसे पर्वतीय कुड़िंद पोस्ट कुषाण काल में बना, यानी उत्तरवर्ती कुषाण काल में बना। जब मैदानी इलाकों में यौधेय शासक आ रहे थे तो पहाड़ों में कुड़िंद मजबूत होते जा रहे थे। इसीलिए एक पेपर में सवाल आया था, यौधेय शासक किसके समकालीन थे? विकल्पों में था कुड़िंदों के, तो ये कुड़िंदों के समकालीन थे। उसी समय जो वर्षगंगा गोत्रीय वंश है ये भी अस्तित्व में आया, उसी काल में आया और इसकी राजधानी यमुना के इलाके में जो युगशाल वाला इलाका था यहाँ पर पड़ती थी। युगशैल इनकी राजधानी थी। कालसी राम साम्राज्य जो था, कालसी के आसपास का जो इलाका है, यमुना घाटी से लगा हुआ जो इलाका है, यहाँ पर यह वंश शासन करता था। ठीक है। लाखा मंडल से प्राप्त खंडित शिलालेख किस काल की जानकारी का इंपॉर्टेंट सोर्स है? लाखा मंडल से हमें एक टूटा हुआ शिलालेख मिला है, खंडित मिला है। कालसी से भी मिला हुआ है। कालसी से जो मिला है वो किसका है? वो मौर्य काल का है। जो लाखा मंडल से मिला है खंडित शिलालेख, इसे गुप्त काल का माना जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। यादव राजवंश के इतिहास का मुख्य स्रोत ईश्वरा का लाखा मंडल शिलालेख है। इस वंश की राजधानी कहां पर स्थित थी? तो देखिए, गुप्त काल आया, पहले हमने देखा कुषाण काल था। कुषाण काल के खत्म होने के बाद यौधेय शासक, पर्वतीय कुड़िंद शासक और वर्षगंगा गोत्रीय वंश आया यहाँ पे, जिसमें यौधेय शासकों ने कुषाणों के दमन किया यहाँ पे और कुड़िंदों के वो समकालीन थे। वर्षगंगा वाला जो वंश था वो अपना यमुना के इलाके में कालसी के आसपास शासन करते थे। उसके बाद गुप्त काल आ जाता है। गुप्त काल में गुप्तों का अधिकार यहाँ पे था, कृतपुर राज्य इसको कहा गया। गुप्त काल के बाद इस इलाके में कुछ और वंश बने, उनमें एक वंश यादव वंश था गुप्त काल के बाद। उसके बाद नाग वंश आया और फिर मौखरी वंश यहाँ पर आता है। तो ये जो यादव वंश है गुप्त काल के बाद ये अस्तित्व में आता है। लाखा मंडल के आसपास के इलाके में इसका शासन था। इस वंश की जानकारी का जो मुख्य सोर्स है वो राजकुमारी ईश्वरा का लाखा मंडल शिलालेख है। इस वंश की राजधानी सिंहपुर थी।
ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इस वंश का जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महान राजा माना गया है वो सेन वर्मा को माना जाता है। इस वंश के 11 राजाओं ने यहाँ पे शासन किया था। इसी 11 राजाओं में जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा है, सबसे महत्वपूर्ण राजा है, वो राजा सेन वर्मन को माना जाता है। ठीक है, इस वंश की ही राजकुमारी थी राजकुमारी ईश्वरा। एक सवाल आपसे पूछा गया था, ये जो मिला है ये लाखा मंडल से मिला है। सवाल आपसे पूछा गया था कि लाखा मंडल के इलाके में यादवों का शासन था, ये जानकारी कहां से मिलती है? तो राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख से। ठीक है, राजकुमारी ईश्वरा किस वंश की थी? यादव वंश की थी। इनका जो शासन था वह यमुना नदी के आसपास का जो इलाका है वहां पर शासन करते थे और सिंहपुर इनकी राजधानी थी। ठीक है, तो गुप्त काल से लेकर के हर्षवर्धन के आने तक ये वंश यहां पे रहा। 11 राजाओं ने शासन किया। गढ़वाल के गोपेश्वर में स्थित त्रिशूल शिलालेख किस राजवंश की जानकारी का इंपॉर्टेंट सोर्स है? हमने अभी देखा कि गुप्त काल के बाद यहाँ पे 3 वंश आए मुख्य रूप से, यादव वंश, नाग वंश और मौखरी वंश। यादव वंश के बारे में हमने बात करी। इसके बाद गोपेश्वर के इलाका जो त्रिशूल शिलालेख हमें यहाँ से मिला है, गोपेश्वर से मिला है, यह शिलालेख नाग वंश से संबंधित है। नाग राजवंश इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। गुप्त काल के बाद 6वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य में इस हिस्से में नागों का शासन था, नाग राजाओं का शासन था, जिसकी जानकारी हमें इस त्रिशूल शिलालेख से मिलती है। यह त्रिशूल शिलालेख नाग राजा गणपति नाग का है। गणपति नाग को इस वंश का सबसे महान राजा माना जाता है, सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। यह शिलालेख इसी का है और इस शिलालेख में 4 नाग राजाओं का वर्णन है। क्वेश्चन आया था पेपर में, कितने नाग राजाओं का उल्लेख है? 4 नाग राजा। कौन कौन से हैं? क्रम में पूछे जाते हैं। एक है स्कंद नाग, एक है विभु नाग, एक है अंशु नाग और एक है गणपति नाग, जिसमें सबसे शक्तिशाली कौन था? गणपति नाग था। ठीक है, नाग वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? अभी हमने देखा गणपति नाग। और इन 4 राजाओं का उल्लेख है, जिसमें सबसे पहले स्कंद नाग है, दूसरा विभु नाग है, तीसरा अंशु नाग, चौथा गणपति नाग। और वो जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख है वो इसी का है। ठीक है, चीनी यात्री हुएनसांग ने उत्तराखंड के किस राज्य को स्त्री राज्य कहकर संबोधित किया है? तो देखिए, हर्षवर्धन के काल में यहां पर हुएनसांग आता है। हुएनसांग जब यहां पर आया तो यहां पर उसने एक ऐसे राज्य की जानकारी दी अपने यात्रा वृत्तांतों में जहां का शासन महिलाओं के द्वारा चलाया जाता था। इस राज्य को हुएनसांग ने स्त्री राज्य कहा। इस राज्य का नाम था स्वर्ण गोत्र राज्य। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। इस राज्य में हर्षवर्धन के काल में हुएनसांग जब आता है तो वो कहता है कि यहाँ पर महिलाओं के द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाती थी, जिस वजह से इसे स्त्री राज्य उसने कहा। तो स्वर्ण गोत्र राज्य आपने याद रखना है। ठीक है, ब्रह्मपुर राज्य में शासन करने वाले पौरव वंश का संस्थापक कौन था? अभी हमने यादव, नाग और मौखरी की बात करी, तो यादव और नाग राजाओं को तो हमने देखा। इन नाग राजाओं को पराजित करते हैं कन्नौज के मौखरी राजा और यहाँ पे कन्नौज का जो मौखरी वंश था उसकी स्थापना होती है, यानी यह इलाका मौखरियों के अधिकार में चला जाता है। मौखरी वंश का जो आखिरी राजा था उसका नाम था ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा की हत्या हो जाती है और ग्रहवर्मा की हत्या होने के बाद कन्नौज समेत ये जो पूरा इलाका था, यहाँ का भी इलाका और मौखरियों का पूरा इलाका, मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा का जो बहनोई था वो था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के अधीन चला जाता है। अब उत्तराखंड में किसका शासन है? उत्तराखंड में हर्ष का शासन है। हर्षवर्धन लगभग 650 ईस्वी तक यहाँ पे शासन करता है। 647-48 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। हर्षवर्धन के शासन के बाद हर्षवर्धन का साम्राज्य टूटना शुरू होता है। इस इलाके में 3 इंपॉर्टेंट साम्राज्य बनते हैं। एक बनता है शत्रुघ्न राज्य, एक बनता है ब्रह्मपुर और एक बनता है गौविषाण। तो ये हम पौरव वंश जो पढ़ रहे हैं ये इसी ब्रह्मपुर है जो हर्षवर्धन के बाद बना था। ठीक है, हुएनसांग ने इन 3 राज्यों का उल्लेख किया और इसने कहा पौरव वंश का जो संस्थापक था वो विष्णुवर्मन था। ये जो 3 राज्य बने थे, शत्रुघ्न, ब्रह्मपुर और गौविषाण, इनमें सबसे बड़ा जो राज्य था वो ब्रह्मपुर था। ठीक है, और इस वंश का जो संस्थापक था वो विष्णुवर्मन था। ठीक है, उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है?
अभी हमने कुड़िंदों के बारे में बात करी, लेकिन कुड़िंदों को इस एरिया का पहली राजनीतिक शक्ति माना जाता है, ऐतिहासिक नहीं माना जाता, क्योंकि उनकी हमें लिखित जानकारी नहीं मिली है। उनकी जानकारी का जो मुख्य सोर्स है वो उनके सिक्के हैं, और इतिहास उसी को माना जाता है जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो। तो राज्य का जो पहला ऐतिहासिक वंश माना जाता है वो कार्तिकेयपुर वंश को माना जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। हालांकि कत्यूरी और कार्तिकेयपुर वंश एक ही होता है, दोनों एक ही में हम पढ़ेंगे, लेकिन आपने पहला रेफरेंस कार्तिकेयपुर को ही देना है। शुरुआती नाम इनका कार्तिकेयपुर ही था। यह उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश था। 700 ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना होती है। लगभग 350 सालों तक कार्तिकेयपुर नाम से इनका शासन चला, बाद में जाकर कत्यूरी इनका नाम हुआ था। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश की शुरुआती राजधानी कार्तिकेयपुर कहां पर स्थित थी? इनकी जो शुरुआती राजधानी थी ये चमोली के जोशीमठ के आसपास के इलाके में स्थित थी, और 300 सालों तक इनकी राजधानी यहीं पर रही। बाद में इनकी राजधानी जो कत्यूर घाटी है वहां पर जो बैजनाथ है वहां चली गई, और कत्यूर घाटी में ये गए, इसलिए इनका नाम फिर कत्यूरी पड़ गया। तो इनकी जो शुरुआती राजधानी थी वो कार्तिकेयपुर थी, जो कहां पर रही? चमोली के जोशीमठ के नजदीक रही। बाद में इनकी राजधानी कहां बनी? बैजनाथ में बनी। उसके बारे में और यहां से आगे हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहां पे देखा। हमने इन क्वेश्चंस को पूरी डिटेल के साथ, पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहां पे कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।